गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी जो नया चैप्टर शुरू करेंगे वो है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक सामान्य अर्थों में या हम इन जनरल स्पीकिंग टर्म्स जब हम बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि मोटिवेशन जो है किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना या कार्य को अपने अनुसार करने के लिए प्रेरित करना। जहाँ तक इसके अर्थ और परिभाषा की बात है, हम ये कहते हैं कि ये अंग्रेज़ी भाषा के मोटिवेशन का शब्द लैटिन भाषा के मोवेयर शब्द से हुआ है। इसका अर्थ जो होता है वो प्रेरित करना या क्रियाशील बनाना, यानी किसी को किसी कार्य के लिए उन शक्तियों के कारण किसी व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार के व्यवहार या कार्य करने के लिए प्रेरित करना कहलाता है। और इसके अंदर हम ये मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं, उसकी इच्छाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसकी लालसाएं, उसके उद्वेग या ड्राइव हम इम्पल्सेस कहते हैं, ये सब चीज़ें उसको किसी कार्य को या किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। और जितनी ज़्यादा आपकी इच्छा जो है वो तीव्र होगी, उतना ही ज़्यादा कार्य करने के लिए जो है मोटिवेशन तीव्र होगा। इसलिए हम इसको अगर हम सामान्य प्रबंध शास्त्र के शब्दों में कहें तो अभिप्रेरणा से तात्पर्य उन शक्तियों या कारणों के समूह से है जो कर्मचारी को संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्सुक या तत्पर बनाए रखने हेतु प्रेरित करती है। फिर जो है हम ये मानते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो किसी भी व्यक्ति को से अगर आपको कोई काम कराना है, अगर हम प्रबंधक की दृष्टि से देखते हैं तो अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा प्रबंधक अपने कर्मचारियों के आचरण और व्यवहार को प्रेरित करता है या निर्देशित करता है और ये प्रयास करता है कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनका परिश्रम उस तरफ लगाया जा सके। तो प्रबंधक के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो वह अपने कर्मचारियों को उस व्यवहार के प्रति प्रेरित करता है और उसकी प्रति निर्देशित करता है। अब हम अभिप्रेरणा की प्रकृति की बात करें या उसकी विशेषता की बात करें, यानी अभिप्रेरणा हम कब मानेंगे कि अभिप्रेरणा है, उसकी क्या विशेषता है, क्या प्रकृति है, तो हम ये मानते हैं कि अभिप्रेरणा पहली बात है एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होता। जब तक व्यक्ति से कार्य करवाने के लिए हमें सदैव उसे निरंतर प्रेरित करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने उससे काम करा लिया तो कल हमें काम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक एक व्यक्ति आपके साथ कार्य करता है और उसको निरंतर हमें किसी कार्य के प्रति प्रेरित करते रहना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर गतिशील एवं जटिल प्रक्रिया है। गतिशील एवं जटिल प्रक्रिया से तात्पर्य यह है क्योंकि मानव का व्यवहार जो है वह निरंतर परिवर्तनशील है। वह निरंतर जो है वह सोचता रहता है, कुछ ना कुछ करने का उसका व्यवहार जो है वह हर सेम परिस्थिति में एक जैसा नहीं होता है। तो इसलिए ये प्रक्रिया जटिल है। हम ये नहीं कह सकते कि आज जो किया है वह कल भी संभव हो पाएगा, उसी तरीके से हम उसको प्रेरित कर पाएंगे जैसे हम आज करते हैं। क्योंकि हो सकता है कल उसका व्यवहार डिफरेंट हो और वह डिफरेंट तरीके से सोच रहा हो, उसका मूड डिफरेंट हो, तो हमें उसको डिफरेंट तरीके से प्रेरित करना पड़ेगा। फिर आता है अभिप्रेरणा एक निश्चित विधि है। जब से अभिप्रेरणा को पढ़ाया जाने लगा है, जब से इसको प्रबंध का हिस्सा बनाया गया है, तब से इसको ये कहा जाता है कि प्रबंध को करने की एक निश्चित, ये अभिप्रेरणा को करने की एक निश्चित विधि है जिसमें उसकी प्रेरणाएं, उसके उद्वेग, उसकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाओं आदि को हम मानव व्यवहार को प्रेरित करने के लिए काम में लेते हैं। तो इसकी एक निश्चित विधि है जिसके ज़रिए से हम ये मानते हैं कि एक व्यक्ति को क्या क्या चीज़ें अभिप्रेरित कर सकती हैं और किस समय पे क्या चीज़ें प्रेरित कर सकती हैं। फिर अभिप्रेरणा एक धारणा मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि ये मनुष्य के मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ये मनोवैज्ञानिक है। और मस्तिष्क के कार्य के प्रति उसकी धारणा ये होती है कि अभिप्रेरणा आपके माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। माइंडसेट्स माने अगर आप अपने दिमाग से कोई चीज़ कर रहे हैं या सोच रहे हैं
तो आपका दिमाग ही आपको उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उस कार्य के ऊपर चलते रहने के लिए प्रेरित करता है, उसको बेहतर से बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए आपके माइंड को ये निरंतर अभिप्रेरित करते रहना पड़ता है कि हमें ये कार्य करना है। तो इसीलिए इसे हम मनोवैज्ञानिक क्रिया कहते हैं। फिर आता है अभिप्रेरणा आंतरिक अनुभूति है। पर अभिप्रेरणा के लिए कहा जाता है कि ये आंतरिक अनुभूति है, क्योंकि ये उसके अंदर से उठने वाली भावना है, अंदर से मानव की इच्छा शक्ति है, उसका मनोवेग है, उसकी आंतरिक उत्तेजना है, जिसके ज़रिए से वह कार्य करता है। उसको बाहरी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम दबाएंगे और वो कार्य करने लगेगा। फिर आता है आवश्यकता संतुष्टि की प्रक्रिया है। जैसे जैसे व्यक्ति की अभिप्रेरणा को लोगों की आवश्यकता की संतुष्टि की प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि जब तक हमारी आवश्यकताएं असंतुष्ट रहती हैं तो हमारे दिमाग में तनाव उत्पन्न रहता है। हम जो है जब तक वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती तब तक हम उसको पूरा करने के लिए हम उसके प्रति जो है उस कार्य को करने के लिए हम अपना संपूर्ण प्रयास लगा देते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि हमारा कार्य पूरा हो गया है तो हम दूसरी जो है आवश्यकता की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी कि आवश्यकताएं कभी संतुष्ट नहीं होती और इसीलिए ये हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। फिर आता है ऊर्जावान प्रक्रिया। यह एक ऊर्जावान प्रक्रिया है, क्योंकि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कर्मचारियों के व्यवहार को उत्साहित करती है, उसमें ऊर्जा का संचार करती है, ताकि वे अपने प्रयास, अपने परिश्रम को करने के लिए लगातार तत्पर रहे, क्योंकि उसको पता है कि ये कार्य जो है उसको किसी न किसी पुरस्कार की तरफ ले जा रहा है, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी, यानी मौद्रिक हो या अमौद्रिक हो, लेकिन उस पुरस्कार के लालच में, उस पुरस्कार के लिए वह उस प्रक्रिया को निरंतर करता रहता है। फिर आता है सकारात्मक या नकारात्मक। अभिप्रेरणा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। यानी एक कर्मचारी अपने बेहतर कार्य आचरण के बदले जो है उसको अधिक वेतन मिल सकता है, भत्ते मिल सकते हैं, साधन मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, तो इसे हम सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। जब कर्मचारी अपने आचरण और व्यवहार में सुधार भय, दंड, प्रताड़ना या पदोन्नति के डर से करता है तो उसका मतलब है उसकी नकारात्मक अभिप्रेरणा का इस्तेमाल किया जा रहा है। या था संपूर्ण व्यक्ति को अभिप्रेरित कर। हम पूरे व्यक्ति को अभिप्रेरित करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक क्रिया है। इस अवधारणा से संपूर्ण व्यक्ति का अभिप्रेरित होना ज़रूरी है। किसी व्यक्ति के केवल किसी एक भाग को हम अभिप्रेरित नहीं कर सकते। पूरा व्यक्तित्व जो है उसका उत्साहित होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। ये आता है निराश व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं किए जा सकते। यानी जो व्यक्ति निराश हो चुके होते हैं, जिनकी आवश्यकताएं जो है मरी हुई आवश्यकताएं हो जाती हैं, असंतुष्ट नहीं वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो पूरी तरीके से दुख में चले जाते हैं या उनकी आवेग, उनकी लालसाएं, आकांक्षाओं के प्रति वो निराश हो चुके होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अभिप्रेरित करना अत्यंत कठिन होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत ही कठिन प्रक्रिया मानी जाती है। फिर आता है अभिप्रेरणा के साधन। अभिप्रेरणा के साधन दो प्रकार के होते हैं, वित्तीय और गैर वित्तीय। वित्तीय वे हैं जो मुद्रा के रूप में दिए जा सकते हैं, जैसे अधिक वेतन है, भत्ते हैं, सुविधाएं हैं, आनुवांशिक लाभ हैं आदि। और अवित्तीय से मतलब है पदोन्नति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, बेहतर कार्य वातावरण, ऐसी चीज़ें जो कि मुद्रा के रूप में नहीं है, वह जो है गैर वित्तीय साधन माने जाते हैं। फिर आता है अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम है। अभिप्रेरणा से एक महत्वपूर्ण लक्षण जो आपको दिखाई देता है कि अभिप्रेरणा जो है हस्तांतरित नहीं की जा सकती, अभिप्रेरणा स्वतः नहीं दी जा सकती। अभिप्रेरणा मनुष्य की संतुष्टि के परिणाम स्वरूप स्वयं उत्पन्न होती है, यानी ये परिणाम है ना कि कारण। अभिप्रेरणा जो है जब उसका एंड रिजल्ट है, जब उसको वह अभिप्रेरित हो जाता है। फिर आता है व्यक्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करती है। अगर कोई व्यक्ति
को अच्छे से अभिप्रेरित किया जाए, इसका मतलब है अपने कार्य को बहुत बेहतर तरीके से, कि एक अच्छा अभिप्रेरित व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण क्षमता के साथ करता है और बेहतर तरीके से करता है, जो कि अभिप्रेरित व्यक्ति नहीं है उससे। फिर आता है गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण कार्य। गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण कार्य, क्योंकि अभिप्रेरणा जो है वो गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण कार्य कहलाता है, क्योंकि विशिष्ट भौतिक यंत्रों या तकनीकों से पूरा नहीं किया जा सकता। ये कार्य मानव व्यवहार को समझने के पश्चात ही किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसको आसानी से नहीं किया जाता और गतिशील है। हमें निरंतर नए नए साधन ढूंढने पड़ेंगे जिससे ज़रिए से हम लोगों को अभिप्रेरित कर सके। फिर आता है प्रबंधकीय असफलता का कारण एवं परिणाम। कोई भी व्यक्ति जो प्रबंधक है उसके वह कितना जो है लोगों को अभिप्रेरित करता है, कितने सफल तरीके से अभिप्रेरित करता है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी अभिप्रेरणा करने का तरीका सही है अथवा नहीं है। फिर आता है अभिप्रेरणा एक मनोबल एवं मनोबल एक नहीं है। ये कई लोग ये मानते हैं कि मनोबल यानी मोरल और अभिप्रेरणा दोनों एक ही हैं, जबकि ये दो अलग अलग शब्द हैं। अभिप्रेरणा जो है वह किसी दूसरे के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, जबकि मनोबल किसी व्यक्ति का स्वयं का मनोबल होता है, उसका व्यवहार होता है और उसकी मानसिक स्थिति होती है जिसके ज़रिए से वो कार्य को करता है। अभिप्रेरणा दूसरे के द्वारा दी जाती है या व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होता है, जबकि मनोबल उसी व्यक्ति का कार्य करने के प्रति उसका मानसिक स्थिति मानी जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि ये चीज़ें हैं तो हम कहते हैं कि अभिप्रेरणा है अथवा नहीं है, यानी उसकी विशेषताएं हम कह सकते हैं, उसकी प्रकृति हम कह सकते हैं। कहते हैं अभिप्रेरणा के उद्देश्य, अभिप्रेरणा क्यों दी जाती है, अभिप्रेरणा को देने का कारण क्या है। तो इसके लिए अभिप्रेरणा को, अगर हम व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं कर्मचारी को, तो हमें भी प्रेरित करना पड़ेगा। उसका सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसे प्रेरित करना पड़ेगा। उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहते हैं तो हमें उसको प्रेरित करना पड़ेगा। उससे मानवीय अच्छे संबंध बनाने हैं तो हमें उसको अभिप्रेरित करना पड़ेगा। उसके मनोबल को ऊंचा रखना है तो हमें उसे अभिप्रेरित करना पड़ेगा। उसकी कार्यक्षमता में सुधार करना है तो हमें उसको अभिप्रेरित करना पड़ेगा। संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना या संसाधनों का सदुपयोग करना या कर्मचारी को कार्य की संतुष्टि प्रदान करना, ये सब अभिप्रेरणा के उद्देश्य माने जाते हैं, यानी अभिप्रेरणा जो है इन उद्देश्यों के कारण की जाती है। फिर आते हैं हम अभिप्रेरणा की आवश्यकता या महत्व। किसी भी व्यक्ति को अभिप्रेरणा के उद्देश्य जो है उसके साथ साथ उसकी आवश्यकता एवं महत्व भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, यानी अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके लिए कहा जाता है कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति सर्वाधिक सुदृढ़ प्रभाव की संगठन को जन्म देता है, उसको प्रभावित करता है। फिर आता है संगठन की, पहला आता है कि अगर हम बात कर रहे हैं, पहला हम देख रहे हैं संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक। अगर कर्मचारी सही प्रकार से अभिप्रेरित होंगे तो वो संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होंगे। फिर आता है कार्य के प्रति लगन। कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगन पैदा करने के लिए हमें उसको मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। कर्मचारियों की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए अभिप्रेरणा के ज़रिए से हम कर्मचारियों की सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिससे कि वह संतुष्ट होकर अपने कार्य के प्रति ज़्यादा समर्पित रहे और संस्था के लिए बेटर से बेटर कार्य को कर सके। क्या आता है मनोबल का निर्माण। इट बिल्ड्स मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। उसकी कार्य करने, मनोबल कार्य करने का मतलब होता है उसकी विल टू वर्क, उसको कार्य करने की इच्छा जागृत करनी बहुत ज़रूरी है। जब मनुष्य को सभी प्रकार की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वह मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाता है और उसको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, जिससे निश्चित
जिससे निश्चित ही उसके कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो हम ये मानते हैं कि उसके मनोबल का निर्माण करता है। अभिप्रेरणा जो है मनोबल का निर्माण करने में सहायक होती है। फिर आता है सहयोग, कोऑपरेशन। अभिप्रेरित कर्मचारी जो है वह प्रबंधकों के साथ सहयोगपूर्ण कार्य करता है, व्यवहार करता है और बराबर से कार्य करने के लिए तैयार रहता है। अभिप्रेरित कर्मचारी हमेशा संस्था के कार्य को यथा समय पर पूरा करने का प्रयास करता है और बेहतर से बेहतर तरीके से कार्य करने का प्रयास करता है। तो मानवीय संसाधनों का सदुपयोग। हम कहते हैं कि किसी भी संस्था में अगर हमारे जो मानवीय संसाधन है उनका सदुपयोग तब होगा जब वे पूर्ण रूप से अभिप्रेरित होंगे। एक कुशल कर्मचारी यदि पूर्ण रूप से अभिप्रेरित नहीं किया जाता तो उसकी कार्यक्षमता एक अकुशल कर्मचारी जैसी हो जाती है। इसलिए अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारी की आंतरिक योग्यता का विकास करके संस्था के हित के लिए उसका सदुपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। अभिप्रेरणा के द्वारा श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच में मधुर संबंधों को बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि अभिप्रेरणा के द्वारा श्रमिकों की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके और उनकी कठिनाइयों को, उनके कार्य की कठिनाइयों को दूर करा जा सके और कारखाने की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके और संस्था के और कर्मचारियों के हितों का संवर्धन किया जाए। ये तभी संभव है जब दोनों के बीच में अच्छे संबंधों का निर्माण किया जाता है। फिर आता है मानवीय संबंधों का निर्माण। जब भी उद्योगों में मानवीय संबंधों की विचारधारा पर नया दृष्टिकोण डाला जाता है तब हमेशा श्रमिक एक मनुष्य है, उससे मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, उसकी उत्पादकता की वृद्धि करनी चाहिए। ये तब संभव हो पाता है जब हम मानवीय संबंधों के निर्माण पर बल देते हैं और सही प्रकार से उचित तरीके से अभिप्रेरित करते हैं। अनुकूल कार्य वातावरण का निर्माण। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, भावनाओं को संतुष्ट किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्था में अच्छे कार्य वातावरण का निर्माण होता है और हर व्यक्ति अपनी संस्था में बेहतर से बेहतर सहयोग करने के लिए तैयार रहता है। मानसिक शांति। जो अभिप्रेरणा के जरिए से अगर संस्था में अच्छे मानवीय संबंध हैं, औद्योगिक शांति है, अनुकूल कार्य वातावरण है, तो कर्मचारी जो है और प्रबंधकों के बीच दोनों की मानसिक शांति प्रदान होती है और कार्य करने में मज़ा आता है। क्योंकि अगर कार्य करने में मज़ा नहीं आएगा तो वो कार्य पूर्ण क्षमता के अनुसार नहीं होगा। फिर आता है कार्य कुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि। जब भी हम कर्मचारी की बात करते हैं तो हम उसकी कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी जब संस्था में काम करने आता है या प्रबंधक संस्था में काम करने आता है, उसकी कार्यकुशलता, उसकी उत्पादकता तब दिखती है जब वह बेहतर से बेहतर कार्य का रिजल्ट देता है, उसका परिणाम अच्छा देता है और संस्था में उस परिणाम को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो ये कहा जाता है कि वह अच्छे से मोटिवेट किया गया है और उसको अच्छे से वो संस्था के प्रति पूरी तरह से समर्पित है और कार्य अपनी लगन और पूर्ण मनोबल के साथ करता है। इस पार्ट में हमने देखा कि अभिप्रेरणा क्या है, उसके विशेषताएं क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या है और उसका क्या महत्व है, किसी भी संस्था के लिए उसका क्या महत्व है। थैंक यू।